हेलो एवरीवन। हम सॉल्व कर चुके थे पीजीसीआई SR1 के 40 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखेंगे 40 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, स्टार्ट विद 41th क्वेश्चन। अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैज 600 प्राइमरी टर्न्स एंड 200 secondary turns. If the supply voltage is 1000 volt, find the secondary line voltage on no load when the windings are connected in star delta. तो आप जानते हैं, ठीक है, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। ठीक है, वही चीज़ हमने अप्लाई की है। और जैसा आप जानते हैं कि स्टार में कनेक्टेड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, BPH BL अपॉन √3 हो जाएगा। 1000 वोल्ट जो आपको गिवन था तो 1000 अपॉन √3 और B2 यू हैव टू फाइंड। तो B2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 192.45। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज करेक्ट। तो आप जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक मेन वाइंडिंग और दूसरी कौन सी जरूरत पड़ती है आपको, स्टार्टिंग वाइंडिंग की। अगला क्वेश्चन है आपको, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ थ्री फेज लाइन ऑपरेटिंग एट 110 किलोवोल्ट एंड आर 0.01 माइक्रोफेरेड एंड 2.5 मिली हेनरी। सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √L/C। ठीक है, और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का फॉर्मूला होता है B²/ZS। तो सबसे पहले आपको ZS फाइंड कर लेना है √L/C से। उसके बाद आप आसानी से सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग में उसको पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। विच इज द एबिलिटी ऑफ द रिले सिस्टम टू ऑपरेट विथ लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी। तो ये सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी की एबिलिटी होती है कि रिले सिस्टम में इट हैज एबिलिटी टू ऑपरेट इन अ रिले सिस्टम विथ लो वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी। मतलब लो वैल्यू पे, निम्न मान पे संचालन करने की, यानी कि एक्चुएट करने की एफिशिएंट वर्क आपका कौन सा करता है, सेंसिटिविटी का वर्क होता है। द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज मिनिमम व्हेन। तो जैसा आप जानते हैं GMD इज लो एंड GMR इज हाई। जैसा आप जानते हैं कि GMD ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस एंड GMR आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। तो जो GMD और GMR होते हैं ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जब वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये हेल्पफुल होते हैं, आपकी ईज करते हैं कैलकुलेशन को। द प्रोटेक्टिव रिले इज प्रोवाइडेड टू। तो प्रोटेक्टिव रिले जो होता है आपका, इट क्लोजेस द रिले कॉन्टेक्ट्स व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी अटेन्स अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ पोल माउंटेड सबस्टेशन। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी था, तो हमने देखा था इट इज अ एच टाइप। ठीक है, पोल होता है, जैसा आप देखते हैं हर जगह एच टाइप पोल लगे हुए होते हैं, दो, उनके बीच में ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होता है। ठीक है, डैश ऑफ द बैटरी इज द रेशियो ऑफ चार्ज कैपेसिटी टू डिस्चार्ज कैपेसिटी। तो इसको हम एम्पियर हावर चार्जिंग फैक्टर बोलते हैं। तो एम्पियर हावर चार्जिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द चार्जिंग कैपेसिटी ओवर द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी अंडर द स्पेसिफिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशंस। रिले इज कनेक्टेड, तो आपको रेशियो दिया है करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और सर्किट की सेटिंग दी है 150%। आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई फाइंड करना है जब सर्किट कैरीज कर रहा है फॉल्ट करंट 3000 एम्पियर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है, फॉल्ट करंट अपॉन करंट सेटिंग इनटू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो इनटू करंट सर्किट सेटिंग, उसी को आपको यूज करना है। ठीक है, ये फॉल्ट करंट है, करंट सेटिंग आपका टर्न्स रेशियो, सेकेंडरी टर्न्स रेशियो है, और आपके साथ ही करंट सेटिंग है। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा, ठीक है, 5। IGBT आप जानते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट एंड BJT। दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके IGBT का कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाते हैं। द मिनिमम करंट, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे। द मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स एंड डिस्कनेक्ट्स द सर्किट इज कॉल्ड फ्यूजिंग करंट। जैसा हमने कल एक मेमोरी बेस्ड UPPCL का भी पेपर किया था, उसमें भी यही शायद क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फ्यूज से रिलेटेड या फिर फ्यूजिंग रेशियो आपसे पूछा गया था।
Solid type cables are considered unreliable beyond 66 kV because, ठीक है, आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है जो अनरिलायबल है 66 से ऊपर। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डेंजर होता है ब्रेकडाउन और इंसुलेशन का। ठीक है, किसकी वजह से होता है, जो रिक्तियाँ होती है मतलब वॉइड्स जो हो जाते हैं क्रिएट केबल्स के बीच में, तो उसकी वजह से 66 kV से ऊपर हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगला है वोल्टेज ड्रॉप, आपको फाइंड करना है इस 8 ओम के अक्रॉस। ठीक है, पहले आप नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप वोल्टेज निकाल लेंगे। टोटल वोल्टेज जैसे आपका आ जाएगा, पैरेलल सर्किट है तो इस और इस सर्किट में आपके वोल्टेज क्या होंगे, सेम। साथ ही साथ करंट 5 एम्पियर जा रहा है पूरा, तो दोनों सर्किट में आपका करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 5 एम्पियर। तो I1 आप क्या करोगे 24/8, ठीक है, टोटल 3 एम्पियर, और I2 आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, जब आपका I2 2 एम्पियर आ गया तो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम आप निकाल लेंगे। I इंटू आर 2 इंटू 8 16 वोल्ट। In a time graded protection, as distance from the substation increases, relay operating time will be। सो टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि यह एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें टाइम सेटिंग और रिलीज बहुत कंजिक्यूटिव होते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द इवेंट ऑफ द फॉल्ट, ठीक है, फॉल्ट के समय। तो उसमें क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट जो होता है सिस्टम का, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह सिस्टम जो होता है रेडियल फीडर्स में यूज करते हैं, और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि पावर फ्लो वन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जनरेटर से लोड एंड की तरफ। तो क्या करते हैं, इस टाइम ग्रेडेड प्रोडक्शन को यूज करते हैं और ओवरकंट सिस्टम को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, रिले की हेल्प से, और लेसर टाइम ऑपरेशन पे हम इसको वर्क कराते हैं। तो जब भी डिस्टेंस की बात आती है इंक्रीज होने की, ठीक है, ना टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन, अगर डिस्टेंस बढ़ता रहेगा सबस्टेशन के बीच में, तो रिले ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सएल जो होता है आपका वो लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करता है। इफ identical resistance, each of resistance are connected in parallel, the equivalent resistance is। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड है, आप जानते हैं, मान लो 1 और 1 पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/1 प्लस 1/1 होता है। उसी प्रकार R/N आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। If flux phi through all the n turns of a coil, the flux linkage of the coil is। फ्लक्स लिंकेज होता है आपका L इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स टू N फाइव, ठीक है, या फिर N इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 5 भी आप जानते होंगे अच्छे से। बाकी के थ्योरी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से हैं। ठीक है, विच कपलिंग प्रोवाइड्स द मैक्सिमम वोल्टेज गेन। तो ट्रांसफार्मर में कपलिंग आप पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम वोल्टेज गेन। तो आप बात की भी बात देखते हैं तो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं आप। ठीक है, जब वोल्टेज गेन की बात होती है आउटपुट साइड में किसी भी एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर वगैरह सर्किट्स में जो हम यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम ट्रांसफार्मर को यूज करके मैक्सिमम वोल्टेज गेन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है आपका पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग, व्हेन इंडक्टिव फॉल्ट करंट बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव करंट ऑफ द सिस्टम देन। ठीक है, बात हो रही है इंडक्टिव फॉल्ट करंट की। ठीक है, इंडक्टिव फॉल्ट करंट मतलब IFL से डिनोट होता है, और कैपेसिटिव करंट जो होता है वो IFC से डिनोट होता है। तो यह पूछ रहा है कि जब इंडक्टिव फॉल्ट करंट IFL जो है वो IC के बराबर हो जाएगा तो क्या कंडीशन बनती है। तो पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग में आपकी कंडीशन बनती है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ओवर द इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू रहती है 3 के इक्वल। देखिए क्वेश्चन में, एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ अ पावर सप्लाई सिस्टम मे बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 40 मेगावाट टू 8 मेगावाट, द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज। ठीक है, तो लोड फैक्टर आप जानते हैं। ठीक है, एवरेज डिमांड अपॉन क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको दो चीजें दी हैं इधर, 40 मेगावाट और 8 मेगावाट क्वेश्चन में दिया गया है। तो एवरेज आप निकाल लेंगे 40 + 8/2 विच इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, और लोड फैक्टर 24 यानी कि एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, तो आंसर आएगा आपका 60%। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग। तो आप जानते हैं सिंक्रोनस मोटर की जो डायरेक्शन होती है उसको हम रिवर्स करने के लिए उसके फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर देंगे, तो उसकी रोटेशन में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कॉइल है 5 एम्पियर्स करंट ले रहा है, व्हेन कनेक्टेड टू 25 वोल्ट DC सप्लाई
to obtain the same current with a 50 Hz AC supply, the voltage required was 32 volt. ठीक है, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल। देखिए पहले डीसी से कनेक्टेड था तो आप वहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे आसानी से, जो 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, बी अपॉन आई। अब जो आपको 50 हर्ट्ज कनेक्ट किया है, फिर एसी सप्लाई आ गया है, वहां से आप इम्पीडेंस निकाल लेंगे जो कि आएगा आपका 32/5, 32 दिया है, 5 एम्पीयर करंट है। आप देखिए आपसे पूछा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आप अच्छे से जानते हैं जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, और हमको एक्सएल चाहिए तो एक्सएल हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वहां से हमारी 4 ओम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। आर आपने निकाला है 5 ओम, ठीक है, और जेड आपने कितना निकाला है, जेड आपने निकाला था 6.4। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.78 में। अगर आप अच्छे से जानते हैं, या तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑप्शन में हो सकता है या फिर वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसके लिए इसको मेजरमेंट के लिए हम मेगर का यूज करते हैं। अगर सैग ट्रांसमिशन लाइन में इंक्रीज होता है तो टेंशन क्या होता है, तो सैग आप जानते हैं, सैग का फॉर्मूला होता है WL²/80। तो सैग हमारा इंक्रीज होता है तो टेंशन हमारा क्या होगा, लाइन के अंदर डिक्रीज होगा। If a cable of homogeneous insulation has a maximum stress of 10 kV per mm, then the dielectric strength of the insulation should be। तो देखिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा आपका वो मैक्सिमम स्ट्रेस के इक्वली होगा 10 kV पर mm। ठीक है, तो जो इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो आपके 10 kV पर mm ही होगी। थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, तो थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर जब आप देखेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो आप जैसा नॉर्मल कंडीशन में होता है वैसे ही इधर भी वो ऐसे ही ऑपरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए रेजिस्टेंस हाई होगा लो करंट पे और लो होगा हाई करंट पे, ये थायराइड लाइटिंग अरेस्टर जो होता है, ठीक है, जो करंट को क्या करता है, अरेस्ट करता है। ठीक है, ऊपर से, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इट्स हाई एट लो करंट एंड लो एट हाई करंट। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है आपसे। लॉ आपको बताना है गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो आप जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक किसको डिनोट करता है, आपके कूलम्ब्स लॉ को। V1 और V2 आपको सर्किट में फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। टोटल करंट आप निकाल ही लेंगे, I 24/6 हो जाएगा 4 एम्पियर। उसके साथ ही साथ जब आप B1 की वोल्ट B1 निकालेंगे तो I इंटू आर, और B2 निकालेंगे तो माइनस I इंटू आर, तो आपका आंसर आ जाएगा। जेनर डायोड, ठीक है, तो जेनर डायोड आप अच्छे से जानते हैं, यह एक 2 टर्मिनल डिवाइस होती है जिसमें एक नॉर्मल डायोड की तरह 1 PN जंक्शन होता है। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला होता है पंचर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ फ्यूज वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस हैज अ रेडियस ऑफ 0.75 mm, द वायर ब्लोज ऑफ एट अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ वायर दैट विल ब्लो ऑफ एट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो देख आप जानते होंगे कि जो हमारा करंट का स्क्वायर होता है, ऐसी कंडीशन में वायर वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आई स्क्वायर होता है वो आपके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको रेशियो निकालना है I2/I1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R2/R1 का क्यूब। आपको रेडियस 2 की वैल्यू निकालना है, R2 इक्वल्स टू R1 इंटू I2/I1 की बराबर 2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1875 mm। देखिए इस क्वेश्चन में नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है, तो 5 ओम आपको ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। तो जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ए और बी टर्मिनल को, तो आपके पास देखिए 16 और 4 वोल्ट को आप पैरेलल में ले सकते हैं। ठीक है, जो सीरीज में वोल्टेज विद रेजिस्टेंस है, आप पैरेलल में करंट विद रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो 16/4 कितना होगा आपका 4 एम्पियर, 4 एम्पियर के साथ कितना आएगा आपका 2 ओम, ठीक 4 ओम आएगा पैरेलल में। ठीक है, तो आप जानते हैं 6 एम्पियर और 4 एम्पियर उसके साथ आएगा, तो नेट करंट कितना बनेगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर किसके साथ आएगा पैरेलल में, 4 ओम के साथ। यही आपका क्या है ऑप्शन। आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको आसानी से दिखाई देगा, क्योंकि मैं जूम आउट करूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा सर्किट, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे पेपर डाल दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के ये पार्ट 2 है, और पार्ट
2 में आपको 80 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बाकी के पार्ट 3 में करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, बाकी के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो इनमें से कौन सा जनरेट करेगा, पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल और फोटोवोल्टिक। बाकी के आपके एक्टिव ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो वो क्या है, कन्वर्ट ट्रांसड्यूसर है लेकिन एक्टिव नहीं है क्योंकि वो जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल और फोटोवोल्टिक सेल इज द आंसर। सिंक्रोनस जनरेटर वोल्टेज ऑब्टेन्ड बाय द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो देखिए हमने एसएससी जेईई में भी कर चुके हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो आप जानते हैं कि सिंक्रोनस जनरेट वोल्टेज जो होता है वो वैल्यूज आपकी पूछ रहा है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में। तो जो आपकी मेथड जो होती है उसमें हायर वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, एंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर द मैग्नेटिक सैचुरेशन, और जो वैल्यू हायर होती है उसको हम सैचुरेशन के अंडर कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका कंसीडर द वोल्टेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, अ डीसी पोटेंशियोमीटर इज द बेस्ट मींस अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि इट इज अ नल बैलेंस टेक्निक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 4 कि इट इज अ पॉसिबल टू मेजर डीसी वोल्टेज रेंजिंग इन वैल्यू फ्रॉम मेगा वोल्ट, मिली वोल्ट टू 100 ऑफ वोल्ट्स। सो आपको ध्यान रखना है दो वैल्यूज डीसी पोटेंशियोमीटर के बारे में कि यह एक नल बैलेंस टेक्निक है और इसकी जो रेंजिंग वैल्यू होती है डीसी वोल्टेज की वो मिली वोल्ट से 100 ऑफ वोल्ट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 MVA 3-phase alternators operate in parallel to supply a of load of 35 MVA at 0.8 power factor lagging. If the output of one machine is 25 MVA at 0.8 lagging, what is the output and power factor of the other machine? देखिए आपको वैल्यूज गिवन है और पहली मशीन का 25 MVA और 0.8 लैगिंग आपको आउटपुट गिवन है। आपसे दूसरी मशीन का आउटपुट और पावर फैक्टर पूछा है। तो देखिए पैरेलल ऑपरेशन जब आप लगा रहे थे शुरू में, ठीक है, बोल रहा है ऑपरेट इन पैरेलल में, तो एक्टिव लोड कितना होगा आपका MVA cos 5। ठीक है, हमने निकाल लिया। रिएक्टिव लोड कितना होगा आपका MVA sin 5, तो हमने निकाल लिए फिर से वैल्यूज। ऑल्टरनेटर 1 की बात कर रहे थे तो एक्टिव लोड निकाल लेंगे आप ऑल्टरनेटर 1 का, तो कितना होगा MVA cos 5, रिएक्टिव कितना होगा MVA sin 5। तो ऑल्टरनेटर 1 और पैरेलल ऑपरेशन से हमने निकाल लिया। अब समझते क्या है इससे आप, अगर हम ऑल्टरनेटर 2 की बात करेंगे तो पैरेलल ऑपरेशन हमारा वर्क तो कर ही रहा था शुरू में। तो अब क्या करेंगे कि जो एक्टिव लोड पैरेलल ऑपरेशन से निकाला है, मतलब दोनों जब ऑपरेट कर रहे थे, उसको ऑल्टरनेटर 1 की वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो 28 माइनस 8 मेगावाट आपका ऑल्टरनेटर 2 की एक्टिव लोड आ जाएगी और रिएक्टिव आ जाएगी 6 MVAR। तो लोड आप अच्छे से जानते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है। अब आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, लोड आपको सबसे पहले फाइंड करना है। तो लोड आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 10 MVA, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 और अंडर रूट में 10। अब दूसरी वैल्यू आपको cos 5 फाइंड करना है। तो आप जानते हैं cos 5 होता है मेगावाट पर MVA। तो 8/10 यानी कि 0.8 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कर्व्स x एंड y इन द फिगर डिनोट्स ओपन सर्किट एंड फुल लोड जीरो पावर फैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर। Q is a point on the ZPF characteristics at 1 per unit voltage. The vertical distance P and Q figure gives the voltage drop across. तो ये P और Q जो है आपको ये पूछा गया है कि ये क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस को डिनोट कर रहा है। जो ये पी क्यू आपको दिख रहा है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, इधर ही आपका क्या बनता है, पोर्टली ट्रायंगल मेथड भी बनता है। ठीक है, द स्टेटमेंट 1 कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ ऑयल नीडेड फॉर आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर इज लेस देन द प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। In low oil circuit breaker, solid material is used for the insulation purposes. तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा बुक में से, ये मैंने भी देखा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 की नीड आपको दिख जाएगी और स्टेटमेंट 2 की भी नीड दिख जाएगी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, ठीक है, एक यूनिवर्सल मोटर जो है वो हाई स्पीड पे रन करती है क्या? नहीं करती है, ठीक है। फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट द स्पीड ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर विल बी हायर इन डीसी एक्साइटेशन देन इन एसी एक्साइटेशन। तो यस, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड डीसी मोटर में एक्साइटेशन में ज़्यादा होती है कंपेयर टू एसी एक्साइटेशन। अब हम पार्ट 3 जो है वो नेक्स्ट करेंगे बाद में, ठीक है, और आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इसका पार्ट 1 लगाना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे दूसरे तीसरे नंबर का वीडियो, और ये नहीं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा।